नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से मैं मनीष यादव जी की सुधार गृह की मालकिने इस संकलन से कुछ कविताएं जो मेरी पसंद की हैं उनका वाचन करूंगी और जितना बन पड़ेगा विवेचन विश्लेषण करूंगी। इस संकलन के शीर्षक ने ही मेरा ध्यान बहुत खींचा, मालकिने। स्त्रियों के लिए ये संबोधन प्रायः दुर्लभ सा है। हाँ, एक समय था जब स्त्री को देवी, स्वामिनी, मालकिन इन सारी संबोधनों से नवाजा जाता था, पर वहाँ मायने कुछ और थे। पितृसत्तात्मक समाज में लगातार स्त्रियों की दशा में, स्थिति में जो लगातार परिवर्तन आए और जिन चीज़ों को हमने नोटिस किया, आज इन कविताओं में भरपूर ढंग से हम उन्हें भी देखने खंगालने की कोशिश करेंगे। ये संकलन मुझे मनीष यादव जी ने खुद भेंट किया और इधर कुछ दिनों से तबीयत नासाज थी, पर इन कविताओं का सहारा था। ये कविताएं मैं लगातार पढ़ गुन रही थी और कुछ अपनी पसंद की कविताओं को आपके साथ साझा करते हुए मैं इन पर कुछ बात करना चाहूँगी आपसे। पहले एक औपचारिक परिचय। मनीष यादव जी का जन्म 1999 में पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ। अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा इन्होंने दानापुर पटना में ही प्राप्त की। मगध विश्वविद्यालय से साल 2019 में इन्होंने स्नातक किया और इन दिनों इग्नू में हिंदी साहित्य में परास्नातक कर रहे हैं। साथ ही भारतीय रेलवे में कार्यरत भी हैं। 17-18 वर्ष की उम्र से ही ये कविताएं लिख रहे हैं। इनकी कविताएं कक्साड़, कृति बहुमत, दुआबा, दुआगर्थ जैसी तमाम चर्चित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। हिंदवी और कविता कोश, जानकी पुल, कृत्या आदि वेब पोर्टलों पर भी इनकी कविताएं मौजूद हैं। इनका यह पहला कविता संग्रह है, सुधार गृह की मालकिने। इस शीर्षक की कविता भी पढ़ूंगी, कुछ कविताएं पढ़ूंगी और कुछ पर विवेचन करूंगी। इन कविताओं से गुजरते हुए मुझे बार बार कभी राजेश जोशी तो कभी पवन करण, कभी जितेंद्र श्रीवास्तव, ये सब याद आते रहे। उसका एक कारण है, इकलौता कारण ये है कि जब पुरुष की कलम से स्त्री के अंतर विरोध का, उसकी उहापोह का, उसके भीतर की उथल पुथल का, उसकी यंत्रणाओं का, वंचनाओं का, उसकी उपेक्षा का विवरण मिलता है, तो फिर उसके मर्म, उसकी पीड़ा, उसकी यातना, वंचना को समझने की कोशिश अगर पुरुष करता है तो बात मुझे मानीखेज लगती है। इस संकलन में भी बहुत सी कविताएं, मुझे लगता है सभी कविताओं में स्त्री की धुन है और वो अंतर्लय की तरह लगातार हर कविता में बनी रही है। शोधार्थियों, कहीं बहन का, कहीं माँ का, कहीं बेटी का परिदृश्य है, पर माँ बेटी के आपसी संबंध, उस ताने बाने को भी बहुत अच्छे से मनीष यादव न केवल पकड़ते हैं बल्कि उसको जीना, बरतना, समझते हैं और समझाते हैं। देखिए, माँ बेटी के संबंधों के तार कुछ इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि कई कई जज्बाती, रूहानी, कई अनछुए अनकहे पल बेहिसाब धड़कते हैं इन पन्नों में। माँ से बेटी की यात्रा और उसके जन्म से उसकी उम्र के हर पड़ाव पर उसके बढ़ते जाने, उसके संवरते जाने, हर दुख सुख के तंतुओं को सहेजती संभालती जो माँ है, और उसके सामने पैरेलल बिल्कुल उसकी बेटी जो अपनी बेटी में अपना बचपना तलाश रही है, अपनी जवानी जीने लगती है। एक तरफ बेटी है जो माँ के सीझे हुए सुलझे अनुभवों में, माँ के संवेदन संसार में, अपने सुख दुख में उसके सुख दुख को घुला मिला लेती है, अपने अनुभवों को उसके अनुभवों से घुलाने मिलाने की कोशिश करती है। माँ और बेटी का ये भावनात्मक संसार जो है, इसे खंगालना किसी स्त्री के लिए इतना जोखिम नहीं है, किसी स्त्री के लिए ये दुर्लभ नहीं है।
वह उसकी जाति, उसकी अपना भावनात्मक संसार होता है। पर इन स्थितियों और परिस्थितियों को, इन घटनाओं और लम्हों को अगर एक पुरुष पारदर्शी तरीके से देखता है, उसकी मर्म को, उसकी करुण को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये एक नया किस्सा गढ़ता है, एक नई तरह की गाथा रची जाती है। और मनीष यादव ने ये कोशिश की है। देखिए, प्रेम करती हुई स्त्रियां सदैव, हमेशा मैं कहूँगी कि प्रेम करती हुई स्त्रियां साहसी भी होती हैं और विद्रोही भी। एक साथ कई रूढ़ियों को, परंपराओं को, आस्था अनास्था में लगातार जूझती, जीती मरती, उनकी जड़ताओं से उबरने की जब कोशिश करती हैं, तो वो सब कुछ उनके रचनात्मक संसार में तो पसरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब पुरुष कलम उस पर चलाता है तो फिर यह बात नोटिस करने लायक होती है और इस बात पर बात होनी ही चाहिए। कविताएं केवल मार्मिक नहीं होती, केवल कारुणिक दृश्यों को नहीं परोसती, केवल मर्म और करुणा को उघारना किसी कवि का मंतव्य नहीं होना चाहिए। वो उसके भीतर की अकुलाहट को पकड़े, उसके भीतर की बेचैनी को, उस तड़प को, और धीरे धीरे रीतती और सीझती जो परिपक्व स्त्रियां हैं, ये अलग अलग उम्र की हो सकती हैं, लेकिन ये कैसे अपने जीवन का हिसाब किताब लेकर बैठती हैं, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है निश्चित तौर पे। और मनीष यादव ये देखते हैं। शोधार्थियों, समाज में जो संभ्रांत सामाजिक हैं, जो तथाकथित सो कॉल्ड रजिस्टर्ड वर्चस्व वाले पुरुष हैं, वह अपने अपने तरह से अलग अलग ढंग से एक नया सृजनात्मक दुनिया गढ़ रहे हैं, जहाँ वही उन्हीं से संबोधित होती हैं स्त्रियाँ, कभी माँ तो कभी बेटी, तो कभी बहन, तो कभी पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका। एक पुरुष की कलम से जब स्त्रियों का विद्रोह दिखाई देता है, उसकी व्याकुलता और उसकी तड़प दिखाई देती है, उसके अस्वीकार, असहमति और असंतोष दर्ज कराए जाते हैं, तो वह बात मुझे चिन्हित करने लायक लगता है, रेखांकित करने लायक लगता है। इस पर भी बात होनी चाहिए। सबसे पहले इस संकलन की वो पहली ही कविता जिसके बारे में बहुत सी बात करनी है, वो कविता वही सुधार गृह की मालकिन है। इमारतों से स्थगित होती तुम्हारी छलांग, समा देती थी एक मृत्यु मेरी देह में। पुरुष, तुमने नहीं समझा, आदेश हेतु बंधी कोई रस्सी नहीं होती पत्नियां। तंबाकू, सिगरेट, शराब, उदासी, बेचैनी से अधिक वस्तु दृष्टि से देखती तुम्हारी नजर ने गलाई है मेरी आत्मा। कैद किया है तुम्हारे हर स्पर्श ने, मुझे छुआ नहीं। सहसा किसी कल्पना में मेरी फूली देह को देख क्या सोचते हो। मगही भाषा की तुम्हारी गालियां मेरे लिए कोई फायदेमंद कड़वी टॉनिक है। साजिश को भाग्य की लकीर मान बैठी, रई से दाल घोंटती वे हम जैसी औरतें सुधार गृह की मालकिनें थीं, जिनके हिस्से आया एक अनाथ प्रेमी। शोधार्थियों, अब देखिए कि स्त्री को विधिवत रूप से विवाह के सूत्र में बांध देना और इस बंधन में बार बार उसे कहना कि यही तुम्हारी गरिमा है, मर्यादा है, परंपरा को ढोना, दो घरों की इज्जत, आन बान शान, ऐसे रेशमी दुशालों में स्त्रियों को सजा संवार कर एक घर से दूसरे घर भेजा जाता है। पिता के घर परिवार की सारी तेज चमक, ओज, तेज आँच लेकर जब वह अपने पति के घर प्रवेश करती है, साधिकार, तो वो पतित्व को निभाते हुए पुरुष से बार बार पूछती है कि पुरुष होने का दंभ तुम ढो रहे हो, मेरे साथ क्या पुरुष जैसा सलूक कर सकते हो। पुरुष मतलब धीर गंभीर, पुरुष मतलब जो संभाल सके, जो उठा सके हर दायित्व को, उत्तरदायित्व को। पुरुष होने का केवल हक जताते हुए पुरुष, या जो मन को छूने से पहले शरीर को छूने की कोशिश करते हैं पुरुष, या जो स्त्री के भीतर की अकुलाहट को उसके मन में उतरने की कोशिश नहीं करते, उसकी बेचैनी को, उसकी
पीड़ा को, उसकी पूरी अंतर यात्रा को खंगालने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे पुरुष तो विवाह संस्था से को एक ओट की तरह मानते हैं, एक आड़ की तरह, एक सुरक्षित सामाजिक बनने का एक ओट, एक सहारा, एक छां। बंधन तो दोनों को बांधता है, एक के लिए दम घोटू क्यों, एक के लिए कसमसाहट क्यों, कसावट क्यों, जो जीवन को लगातार तिक्त और कसैला कर दे रहा है। क्या स्त्री पुरुष के स्वाद की वस्तु है? जब कहती है तंबाकू, सिगरेट, शराब उदासी बेचैनी से अधिक वस्तु दृष्टि से देखती, तुम्हारी नजर ने गलाई है मेरी आत्मा, तो मैं तुम्हारे स्वाद की वस्तु हूं, भोग की जरूरत की वस्तु हूं, मैं तुम्हारी चाहत नहीं। तो ये चेतावनी देती हुई कविता है, पुरुष को चेतावनी देती कविता। स्त्री के तिल तिल कर मरने और मर मर कर जीने की जो साक्षी कविता हो सकती है वो है सुधार गृह की मालकिने, है ना। क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का संघर्ष मौजूद है, इस कविता को पढ़ना बहुत जरूरी था। यहाँ पर उनकी यादों का अनबूझा सैलाब मौजूद है, क्योंकि स्त्रियां चुनौतियों से जन्म लेती हैं, और जब वो चुनौतियों से जन्म लेती हैं तो अपने से अधिक विकराल चुनौतियों को धता बता देती हैं, उनको उजागर करने में मुहिम सी चलाती हैं, और जो अंतर्विरोध को जी रही होती हैं लगातार, जो इस रूढ़िवादी सामाजिकता को, इस पारंपरिक मानसिकता को लगातार अपने अनुभवों से पका कर सिझा कर देखती हैं, तो फिर वे विद्रोही हो जाती हैं। फिर वे कठिनाइयों से जन्म लेती हुई स्त्रियां, क्योंकि कठिनाइयां उनकी जन्मजात की सहेलियां हैं, जन्म से ही उनके हिस्से आ जाती हैं कठिनाइयां, बार बार की आजमाइशें। तो ये सब चुनौतियों को सहती हुई स्त्रियां उस अंतर्जाल से निकलते भी अपने लिए कहीं कोई सहूलियत सुविधा नहीं ढूंढती, बल्कि वो इतनी जुझारू रहती हैं ताउम्र कि वो उस जूझ से अपने लिए अवसर नहीं, सहूलियत नहीं, सुविधा नहीं चुनती, बल्कि वे अपनी जैसी स्त्रियों को वो मादा, वो साहस, वो ताकत दे देती हैं। एक और कविता है, बेहतरीन कविता है, डरी हुई बच्ची। मैं एक डरी हुई बच्ची थी जो उस औरत के संघर्ष को देख अधिक होशियार और अपनी उम्र से बड़ी हो गई। वह एक डरी हुई माँ थी जो नियति को बदलने का समय मांगती, ईश्वर से विनती करती कि मुझे थोड़ा और नासमझ रहने दे। हमारी प्राथमिकताएं अलग अलग होते हुए भी केवल कुछ सुख की आस लिए होती। माँ का सुख ननिहाल जाकर दिखता और मेरा सुख माँ की गोद में सोकर। इन दिनों जब देह की पीड़ा से रो देती हूँ, माथा तपता है ज्वार से, ताप से, तब तुम्हारी भीगी उन रुमालों का स्पर्श मेरे माथे पर महसूस होता है। माँ, अब जान चुकी हूँ तुम्हारे कहे का उत्तर कि ब्याह हो जाने के बाद खूब बोलने वाली लड़कियाँ इतनी चुप कैसे हो जाती हैं। तो ये माँ बेटी का संसाथ, उनका आपसी संबंध, विश्वास ही तो उनका आपसी संबंध है। डर दोनों ओर है, दोनों के डर अलग अलग हैं, अलग अलग रिश्तों के मायनों को ढोती ही कहूँगी। एक असुरक्षा है, एक विसंगति है, एक जूझ है जो माँ और बेटी में लगातार बनी रहती है। माँ बेटी हो जाना चाहती है और बेटियाँ बहुत बार माँ बन जाती हैं। तो ये जो एक दूसरे को समझने की कवायद चल रही है, इसे जानने की ज़रूरत है इस पुरुष समाज को। वह क्यों नहीं समझ पाता, उस हद तक वैसी समझ क्यों नहीं उसके भीतर पैदा होती। तो जब मनीष को इस तरह की कविताएं रचती हुई देखती हूँ तो एक सुखद उम्मीद बनती है और लगता है कि आने वाली पीढ़ी या मनीष की पीढ़ी के बाद की पीढ़ी सुरक्षित है। स्त्री हो या पुरुष, वहाँ उस तरह का भेदभाव मिट सकता है, मिटेगा। एक और कविता है, तफ्तीश जारी है, बेहतरीन कविता है। धान के ओसवनी से भरे जिस माथे में ललक थी कभी अफसर बनने की, वह व्यस्त है आजकल भात और मन को सिझाने में। उसने तो नहीं कहा था 52 बीघा वाले से ब्याह दिया जाए उसे, जहां उसका महारानी बनना तय हो।
सकपका जाती है, नहीं पूछती, किंतु एक सवाल जो आत्मा की तह से उठ रहा, जो नौकरी को नौकर का काम समझते हैं, वह घर की औरतों के काम को क्या समझते होंगे। आलते से गोड़ को रंगती है, कमर में खोजती है साड़ी का कोर, धप धप महकती रई से घोंट कर बनाती है साग लाजवाब, वह जिसे कभी जिले की अशिक्षित महिलाओं के रोजगार का रोड मैप बनाना था। बुदबुदाती है वह, सब जानती थी माँ को पिता ने समझाया, माँ ने उसे बहलाया फुसलाया और भरोसा दिलाया। नहीं दिखती है अब कोई राह और नहीं मिलती है नैहर में जाने पर मिट्टी की वह कोठी जिसमें छुपा दिए गए उसके सारे बुरे स्वप्न। पुनः कोई पुकार आती है, ध्यान बंटता है और उससे पूर्व आता है एक वाक्य, धत पागल हो क्या। आत्मा के मध्य धीमी जलती आंच करेगी किसी दिन विद्रोह और लड़ेगी अपने मैं के लिए। इसी अस्मिता निजता, इसी सुरक्षित खोह को बचाना चाहती हैं स्त्रियां। शिक्षा से, रोजी रोजगार के अवसरों से और तमाम तरह की प्रतिभाएं ली हुई ये स्त्रियां हर बात में कुवत काबिलियत में पुरुषों से कहीं आगे हैं स्त्रियां, पर वो भात और मन दोनों को सिझाने में जुटी रहती हैं। तब तक देश के लिए किसी और कोने की अखबार में आई एक खबर पढ़ रहा हूँ और ये बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। कविता जहांत होती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं इस कविता को मैंने कई बार पढ़ा। कहीं छटकली लगी है, औरत के गले की नस चटक गई है, रस्सी से या लात से अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जारी है, ऐसी बहुत सी तफ्तीश चल रही हैं अभी। इनका कोई आर पार नहीं मिलता, इनके कोई कुछ सुलझते नहीं दिखता, तफ्तीश जारी है। इस तरह से कई प्रतिभावान स्त्रियां, कई जीवन की दिनचर्या के जोखिमों से ही कहीं खर्च हो जाती स्त्रियां, अपने उम्र के साथ लगातार अपने को पीसती, अपने को कूटती पीसती हुई, जूझती हुई स्त्रियां एक मुहाने पर कर दी जाती हैं। मनीष ने इसे पकड़ा है, ये भाव, इस भाव को और पुरुष भी समझें। ये पुरुष की सत्ता और ये समाज और ये वर्चस्व ढोते हुए पगड़ी और मूछ और पूंछ की जो आँच लिए घूमते हैं, इन सभी पुरुषों को इसे समझने की ज़रूरत है। और एक और कविता, कवि ने लिखा है, बेटी एक उम्र के बाद माँ सी हो जाती है, प्रेम बांटने वाली, सबकी चिंता करने वाली और खुद की प्रति मौन। मगर मैं कविताई के ढोंग से परे सचमुच लिखना चाहता हूँ कि सुनो ये लड़की, वह माँ तुम्हारी तरह स्कूल जाते हुए खुद को देखती है तुम में, कभी दो चोटी बांधे हुए अपनी किसी बचपन की सहेली के हाथों में हाथ डाले, तो कभी किसी छोटे भाई को चिढ़ाते हुए, या फिर कभी किसी सफ़ेद और नीले चेक शर्ट वाले लड़के से खुद की नज़रें चुराते हुए। किंतु जब माँ को तुम इतनी आसानी से कह देती हो तुम नहीं समझोगी दुख हमारा, उस क्षण निश्चित ही तुम्हें सोचना चाहिए कि माँ की भी एक प्रेम कहानी ज़रूर होती होगी। और अंततः मैं ये चाहता हूँ कि हर उस माँ की तरफ से तुम महसूस करो कि बेटी की शादी के बाद विदाई के समय एक माँ अपनी बेटी के साथ साथ खुद के बचपने को भी दूसरी बार विदा कर रही होती है। बेजोड़ पंक्तियाँ हैं इस छोटी सी कविता में, पूरी यात्रा है स्त्री की, बचपन से, उसके बचपने से उसके परिपक्व अवस्था तक, उसकी जवानी, उसका यौवन, उसके सपने, इच्छाएं, कामनाएं, और फिर उसको बेटी में पनपता हुआ देखना, अपने वो सपने जो पूरे नहीं हुए उस आस प्यास को अपनी बेटी में ढूंढना, अपनी बेटी की पाठशाला जाते से लेकर विदाई तक हर उस क्षण को, जिसे मैं अनुभूझा सैलाब कहती हूँ, क्योंकि स्त्रियों के पास यही बकौती है, स्मृतियाँ हैं, बहुत सारी जूझ है और एक संवेदनात्मक संसार है जो उसके अनुभवों से उसने कमाया है। तो वो एक बड़ी यात्रा इस पूरी कविता में मुझे दिखाई देती है और इसलिए ये कविता बेजोड़ हो जाती है। एक और कविता,
बोलती हुई स्त्रियां, ये कविता भी बेहतरीन है। समाज के कौन से भाग के लिए गले में अटका मछली का कांटा बन गई? क्या उनमें स्त्रियां नहीं थीं? जब अपने रिवाजों को ना स्थापित होता देख नवविवाहिता पर कुसंस्कारी का शॉल उड़ा दिया गया, जैसे अपने बाजू से लगाए किसी पीढ़ीगत श्राप के बोझ से उन्हें मुक्ति मिल गई हो। अपने न्यूनतम सुख में खिलखिलाकर हंसने वाली लड़कियां आखिर अब चुप क्यों हैं? एकांत में बैठ विचार कर रही हूं, वो पैर के सूजन की तकलीफ अधिक है अथवा खुले घर की कोठरी में खुद को बंद महसूस करने की पीड़ा। जो कभी जहाज उड़ाना चाहती थी, आज वह खुद की नींद उड़ने से परेशान है। पति के संग दुनिया घूमने के सपनों को सहेलियों को शर्मा कर बतलाने वाली लड़की भीतर से चूर हो जाने के पश्चात अपने अथाह पीड़ा को किसे बतलाए? अब वो मौन को त्याग देगी और धीमे धीमे बोल उठेंगी। खुद की देह और मन पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध भोर में चहचहाते पक्षियों की तरह मैं सोचता हूं, फिर क्या होगा? मुझे बस उनका पता चाहिए जिन्होंने अब सबके मध्य रहते स्वयं को कभी न बदलने की कस्में खाई हैं। अंततः अंतिम बार दिखी होंगी वो किसी मनोरोगी की तरह पहाड़ी पर ले जाते हुए झाड़ फूंक के लिए। या तो पागल होती हैं या होता है उन पर किसी प्रेत का साया। बोलती हुई स्त्रियों पर बात बहुत होती है, पर बात करती हुई स्त्री अच्छी नहीं लगती। स्त्री कभी सेंट्रिक आइडिया नहीं बन पा रही। इतने विमर्शों के बाद भी, इतने लंबे अंतराल के बाद भी, कितने आंदोलनों के बाद भी कितनी बदकही होगी? सिर्फ बात होगी क्या? क्योंकि बात करती हुई स्त्रियां, बोलती हुई स्त्रियां, मुखर स्त्रियां इस समाज को बर्दाश्त नहीं है। वे पागल करार कर दी जाती हैं या कहा जाता है कि उन पर कोई भूत प्रेत का साया है, जो इतनी बोल रही हैं, जो अपना मुंह खोल रही हैं। इस समाज की, इस मान मर्यादा की, गरिमा की, परंपराओं की जो गठरी लादी घूम रही हैं, उन सब की बपौती, उन सब को ढोने वाली क्या स्त्रियां ही रहेंगी हमेशा? मनीष बड़ी वाजिब सवाल उठाते हैं, बड़ी मानीखेज बात उठाते हैं और इस पर और अधिक बात करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।